नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ अंतर्मन माइंड केयर सेंटर में। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आइए करते हैं अंतर्मन की बात। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी खास रुचि है। क्यों? क्योंकि इस बीमारी के लक्षण और नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में काफ़ी समानताएं हैं और इसी के वजह से ये बीमारी काफ़ी लेट ध्यान में आती है, क्योंकि इन लक्षणों को पहचानने में काफ़ी बार हम भूल कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ये शायद किसी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं OCD की, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने कहा, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस एक प्रकार के विचार होते हैं, एक प्रकार के दृश्य या फिर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो बार बार हमारे मन में घूमते रहते हैं। बार बार आने वाले इन विचारों से ना तो हम हमारे हाथ में लिया हुआ काम कंप्लीट कर पाते हैं, जिस चीज़ पे हम ध्यान देना चाहते हैं ना तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। बच्चों के पढ़ाई में भी नुकसान हो सकता है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जबकि हमें पता है कि बार बार मन में आने वाले ये विचार बेबुनियाद है, बेवजह आ रहे हैं और इन्हें हम नहीं रोक पाते। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस होता है। इन्हें कम करने के लिए, इस बेचैनी को रोकने के लिए फिर हमें कंपल्शंस करने पड़ते हैं। कंपल्शंस यानी ऐसे एक्शंस या कृति जिसके वजह से हमारी बेचैनी कम हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मन में विचार आ रहे हैं, ऑब्सेशंस आ रहे हैं कि उसके हाथ, उसका शरीर, उसके कपड़े या फिर उसके आसपास की चीजें गंदी हो रही है, तो उन विचारों को रोकने के लिए उन्हें जबरदस्ती जाके बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे या फिर अपने आसपास की चीजों को बार बार साफ करना पड़ेगा। जबकि वो व्यक्ति ये खुद जानती है कि हम इसे साफ कर चुके हैं, अब किसी भी तरह से ये गंदा नहीं है, फिर भी मन के विचार रुक ही नहीं पाते और इसी के वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस पैदा होता है। उस व्यक्ति के दैनंदिन जीवनी पे बहुत ज़्यादा असर महसूस होता है। ना तो वो अपना काम ढंग से कर पाते हैं, ना पढ़ाई ढंग से कर पाते हैं, ना तो नौकरी ढंग से कर पाते हैं और इसके चलते उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। और यही वजह है इसे हम बीमारी में या तो फिर डिसऑर्डर लेवल पे कंसिडर करते हैं। ये एक जस्ट उदाहरण हो गया जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं। इसी के साथ साथ कई और तरीके के ऑब्सेशन बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे काउंटिंग के बारे में। भाई एक ही एक बार चीज़ें गिनना, जैसे कि हम बार बार पैसे गिन रहे हैं, बार बार किसी चीज़ों को, वस्तुओं को गिन के उन्हें अरेंज कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं। हमने कुंडी बंद कर दी क्या, लाइट बंद कर दिया क्या, फ़ैन का बटन लगा दिया क्या, ताला लगा दिया क्या। एक बार चेक करने से, 2 बार चेक करने से मन नहीं भरता है, 3 बार, 4 बार, 10 बार उसे जाके चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग घर से लॉक करके काफ़ी दूर निकल जाते हैं, वापस आना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो ऑब्सेशंस, उन्हें वो जो ख्याल मन में आ रहे हैं वो उन्हें स्वस्थ रहने नहीं देते, चैन से बैठने नहीं देते। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें इस बीमारी में लोगों को उठानी पड़ती हैं। और क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर जैसा लगता है, इसीलिए वो किसी को बता भी नहीं सकते कि मुझे इस तरह की तकलीफ हो रही है। काफ़ी लोग एक पर्टिकुलर रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। जैसे उनके मन में आता है कि अगर मैं 3 बार एक चीज़ नहीं करूँगा या तो फिर मैं घर से बाहर जाने के बाद में वापस 3 बार घर में नहीं आऊँगा तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर मैं घर से निकलते निकलते बाएं हाथ में अपने गाड़ी की चाबी नहीं लूँगा तो शायद मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो ऐसे मैजिकल थिंकिंग उनके मन में भी चल सकती है, जिनके वजह से उन्हें वो कंपल्शंस या तो फिर वो अजब प्रकार की कृतियाँ करनी ही पड़ती है। वो अपने विचारों के प्रति हाथों मजबूर हो जाते हैं। इस बीमारी का इलाज है, सबसे पहला इलाज तो इसके बारे में जानकारी, क्योंकि जानकारी ही वो चीज़ है जिसके वजह से हम इन लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान सकते हैं और इसके बारे में हमारे मनोविकार तज्ञ को जाके मिल सकते हैं, उनका सलाह ले सकते हैं, उनके तरफ से इलाज ले सकते हैं। दवाइयों से इन बीमारी के लक्षण काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। दवाइयों का असर दुगना होता है कई प्रकार के साइकोथेरेपीज से, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपीज। ये कुछ ऐसे थेरेपीज है जिसके वजह से अगर जिनका प्रयोग हम दवा के साथ साथ में करें तो पेशेंट को और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी होती है। ये बीमारी यंग एज में काफ़ी ज़्यादातर लोगों को होती है, लेकिन काफ़ी बार मिडिल एज लोगों को भी हम देखने को मिलती है।
स्पेशली महिलाओं में ये बीमारी काफ़ी सालों तक छुपी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में साफ सफाई का जिम्मा ज़्यादातर महिलाएं उठाती है, और यदि कोई महिला घर में ज़्यादा साफ सफाई कर रही है, बार बार बर्तन धो रही है, बार बार फर्श साफ कर रही है, हर दूसरे दिन चादरें और तौलिया और तकिए धो रही है, तो किसी को उतना ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं लगता। हम ये सोच के टाल देते हैं कि इस महिला को साफ सफाई का ज़्यादा शौक है या फिर साफ सफाई की ज़्यादा आदत है। शौक, आदत और बीमारी के लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है दोस्तों। जब तक हम इन लक्षणों के बारे में समझेंगे नहीं, हम इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और वो व्यक्ति जो है, जो इन लक्षणों से जूझ रही है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में अपना जीवन बिताती है। काफ़ी बार हम देखते हैं जब तक इस तरह की महिलाएं या फिर इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि जो लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं, क्या वो बीमारी है, क्या वो नॉर्मलिटी है, क्या वो एबनॉर्मलिटी है, नहीं समझ में आता है। और इसी कश्मकश में उनकी पढ़ाई का, उनके करियर का, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काफ़ी बार हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस जानकारी के माध्यम से यदि हम ये इन्फॉर्मेशन, यदि हम ये जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और समाज में किसी और लोगों की मदद कर पाए, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। इसके बारे में जानिए, पढ़िए, लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वर्ड पहुंचाइए। अपना और अपने अंतर्मन का ख्याल रखिए। धन्यवाद।